जय हिंद बच्चों। आज हम सामाजिक विज्ञान का कक्षा 10 में अध्याय 15 पढ़ेंगे, आर्थिक विकास और नियोजन। बच्चों, आधुनिक युग में सभी व्यक्ति चाहते हैं कि उनकी आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं उन्हें प्राप्त हो। ये सुविधाएं तभी संभव है बच्चों जब पर्याप्त मात्रा में आय हो और हमारी आवश्यकताएं पूरी हो सके। अर्थशास्त्र में इसी प्रकार की क्रियाओं को आर्थिक विकास कहा जाता है। आर्थिक विकास बच्चों एक सतत प्रक्रिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहने वाली यह प्रक्रिया है। आर्थिक प्रक्रिया के लिए देश के समस्त उत्पादन साधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाता है और इसी से देश की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर एवं दीर्घकालीन वृद्धि होती है। विकास की अवधारणा देखिए बच्चों, प्राचीन समय से आर्थिक विकास होता चला आ रहा है, लेकिन उस समय क्या अवधारणाएं थी और आज क्या है, इस बारे में चर्चा करना अति आवश्यक है। प्राचीन समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे देश में कोई सोने की चिड़िया नहीं उड़ती थी बच्चों, लेकिन देश संसाधनों में बहुत अधिक धनी था। उस समय भारत एक संपन्न एवं विकसित देश था और अर्थव्यवस्था भी बहुत सुदृढ़ थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार होता है कठोर मेहनत। बिना मेहनत के बच्चों कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। देश में उपजाऊ भूमि है जिसमें पर्याप्त अन्न उत्पादन होता है। कुटीर व ग्रामीण उद्योग विकसित थे। उस समय व्यापार बड़े पैमाने पर होता था और लोग बहुत खुश और संपन्न थे, इसीलिए सोने की चिड़िया कहा जाता था। प्राचीन समय में आर्थिक विकास भौतिक सुख सुविधाओं के साथ साथ मानव मूल्यों के लिए महत्वपूर्ण था। अर्थशास्त्री कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में तथा ग्रंथों में समृद्धि को विकास की धारणा बताया था। प्राचीन समय में भौतिक संपन्नता को आर्थिक विकास माना जाता था। जर्मन व फ्रांस के वाणिज्यवादी विचारक सोने व चांदी को विकास का आधार मानते थे। समय के साथ साथ बच्चों विकास की अवधारणा बदलती गई। एडम स्मिथ का विचार था कि किसी भी देश में वस्तुओं तथा सेवाओं की वृद्धि ही आर्थिक विकास है, लेकिन कार्ल मार्क्स ने समाजवाद की स्थापना को आर्थिक विकास माना। जे.एस. मिल ने लोक कल्याण और सहकारिता के सिद्धांत को अपनाने को आर्थिक विकास माना था। फिर उसके बाद पॉल एडवर्ड देश के उत्पादन के साधनों का कुशलतम प्रयोग द्वारा राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक विकास मानते थे। लेकिन विलियमसन ने देश के निवासियों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को आर्थिक विकास कहा। जो आप भी मानते हो कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, वही देश का आर्थिक विकास है। उसके बाद डॉक्टर ब्राइट सिंह ने आय के साथ साथ समाज कल्याण में वृद्धि को आर्थिक विकास कहा। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने भी आर्थिक विकास के लिए आर्थिक कल्याण को ही महत्व दिया। मेयर और बॉल्डविन ने लिखा है कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है बच्चों जो दीर्घकाल में प्रतिफल देती है। यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन इसका प्रतिफल बहुत लंबे समय बाद ही प्राप्त होता है। विकास के लक्षण। आर्थिक विकास के लक्षण हैं, पहला तो ये सतत प्रक्रिया है बच्चों, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये कभी भी समाप्त नहीं होती है और इस प्रक्रिया से राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। ये दीर्घकालीन प्रक्रिया है, लंबे समय तक चलने वाली, निरंतर तो चलेगी लेकिन लंबा अवधि इसकी बहुत लंबी होगी। इसमें संसाधनों का समुचित विदोहन किया जाता है, जीवन स्तर एवं समाज कल्याण के कार्य में इससे उन्नति होती है। अब है बच्चों, राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय क्या है। राष्ट्रीय आय किसी भी देश या राष्ट्र की कुल आय राष्ट्रीय आय कहलाती है। देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जोड़कर इसे ज्ञात किया जाता है। मार्शल ने इसकी एक सुंदर सी परिभाषा दी है कि देश का श्रम एवं पूंजी उसके प्राकृतिक साधनों पर क्रियाशील होकर प्रतिवर्ष भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं के शुद्ध योग, जिसमें सभी प्रकार की सेवाएं सम्मिलित होती है, का उत्पादन
करते हैं। यही देश की वास्तविक शुद्ध आय या राष्ट्रीय लाभांश कहलाता है। राष्ट्रीय आय के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसे किस प्रकार संकलित या एकत्रित किया जाता है। राष्ट्रीय आय का संबंध किसी अवधि विशेष या एक वर्ष अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा से है। राष्ट्रीय आय में सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की बाजार कीमतें सम्मिलित की जाती है। इसमें एक वस्तु की कीमत को एक ही बार जोड़ा जाता है। इसमें विदेशों से प्राप्त आय को भी जोड़ा जाता है। दूसरी बात आती है बच्चों प्रति व्यक्ति आय। किसी देश की राष्ट्रीय आय को जब हम उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। इसका सूत्र है बच्चों प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। प्रति व्यक्ति आय से देश के निवासियों का जीवन स्तर की जानकारी मिलती है। यदि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो उसके जीवन स्तर में भी सुधार हो रहा है। अब है कि विकास के कौन कौन से संकेत होते हैं बच्चों। संकेत मीन्स साइन, चिन्ह। जिस प्रकार आप ट्रैफिक में रेड लाइट लगा होता है तो रुक जाते हैं, येलो लाइट होता है तो तैयार हो जाते हैं, ग्रीन लाइट होता है तो आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार विकास के भी कुछ संकेत होते हैं। आय और जनसंख्या की तुलना करने के लिए ये संकेत महत्वपूर्ण है। आय से हम जनसंख्या की तुलना करते हैं। अधिक आय होगी तो जनसंख्या अगर कम है तो प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी, और अगर आय कम है इसका मतलब जनसंख्या अधिक है और प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। मानव विकास के 3 संकेत है बच्चों। एक तो पहला है कि लंबे और स्वस्थ जीवन में वयस्क साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। वैसे औसत ज्ञात के लिए हम उनके मूल्य 0 से 1 के मध्य प्रदर्शित करते हैं। अधिक विकसित देशों का सूचकांक 1 तथा सबसे अधिक पिछड़े देशों का सूचकांक जो है वो 0 के निकट होता है बच्चों। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस सूचकांक के आधार पर हम 3 भागों में कुछ देश विकसित करते हैं। उच्च मानवीय विकास वाले देश, दूसरा मध्यम मानवीय विकास वाले देश, तीसरा निम्न मानवीय विकास वाले देश। देशों के सूचकांक का माप 0.8 या इससे भी अधिक होता है। उन्हें उच्च मानवीय विकास वाले देश माना जाता है। मध्यम मानवीय विकास वाले देश वे देश होते हैं जिनका सूचक माप 0.5 से 0.8 तक होता है। ये मध्यम मानवीय विकास वाले देश माने जाते हैं। निम्न मानवीय विकास वाले देश, जिन देशों के सूचक का मान 0.5 से भी कम होता है, उन्हें निम्न मानवीय विकास वाले देश माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में चुने हुए 177 देशों के लिए मानव विकास सूचकांक प्रकाशित किए गए। इन सूचकांकों के अनुसार 63 देश उच्च मानव विकास और 83 मध्यम मानव विकास तथा 31 न्यूनतम मानव विकास वाले देश हैं। इन देशों में भारत का स्थान 126वां है। विकसित एवं विकासशील राष्ट्र। विकसित देशों से तात्पर्य उन देशों से हैं जहां के नागरिक अपने भोजन, कपड़ा व मानव की आवश्यकताएं सरलतापूर्वक पूरी कर लेते हैं, जहां पर निर्धनता और बेरोजगारी पर नियंत्रण हो। विकसित देशों में हैं जापान, अमेरिका, इंग्लैंड आदि देश आते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार ये देश विकासशील देश कहलाते हैं। और विकसित और विकासशील राष्ट्रों के मध्य बहुत अंतर है बच्चों। इन्हें इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। विकासशील देश वे हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय, वास्तविक आय संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, राष्ट्रीय और पश्चिमी यूरोप के देशों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम हो। जिस प्रकार विश्व के विभिन्न देशों में कुछ विकसित देश है तथा कुछ विकासशील देश है, इसी प्रकार एक ही देश जो विभिन्न राज्यों से मिलकर बना है, हमारा भारत देश, वहाँ पे भी यह विकसित और विकासशील राज्यों में विभाजित है। यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय का मापदंड भी अलग अलग है और इस कारण कुछ विकासशील है राज्य और कुछ पिछड़े हैं। प्रति व्यक्ति आय मापदंड के आधार पर हम भारत के 15 बड़े राज्यों को
दो वर्गों में बांट सकते हैं, विकसित राज्य और विकासशील राज्य। विकसित राज्यों की सूची में है पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश को भी इसमें अभी सम्मिलित किया गया है। जबकि विकासशील राज्यों की सूची में है मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और बिहार। आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन से आशय है बच्चों, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक निर्धारित अवधि से सुनिश्चित एवं स्पष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आर्थिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इसमें दो बातें जरूरी होती हैं। पहली, पूर्व निर्धारित लक्ष्य जिन्हें हमने प्राप्त किया जाना और क्या हमने किया कि नहीं। दूसरा, निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त करने हेतु उपलब्ध साधन तथा उपयोग करने का ब्यौरा। भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य हैं। पहला है विकास की ऊंची दर प्राप्त करना। दूसरा, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय की प्राप्ति, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति, जीवन स्तर में वृद्धि, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना और गरीबी उन्मूलन आदि ये हमारे मूल उद्देश्य हैं। भारत में इन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए विभिन्न प्रकार की पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई है। हमारे देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो सन 1951 से 1956 तक लागू की गई थी। उसके बाद द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं और 11वीं और 12 परियोजनाएं हमारे यहाँ पूर्ण रूप से सफल की गई है। भारत में नियोजन की सफलताएं और असफलता हुई। कुछ नियोजनों में हमने सफलता हासिल की और कुछ में हमने असफलता हासिल की। आज़ादी के बाद जो हमने सफलताएं हासिल की है उनमें है सबसे पहला, राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, बचत व विनियोग के दर में वृद्धि हुई, कृषि में विकास हुआ, औद्योगिकरण हुआ, विद्युत उत्पादन में वृद्धि हुई, परिवहन एवं संचार के क्षेत्र में वृद्धि हुई, शिक्षा और स्वास्थ्य में भी वृद्धि हुई, बैंकिंग क्षेत्र में उन्नति हुई, निर्यात एवं आयात में वृद्धि हुई। लेकिन इसके बाद भी हमें कुछ असफलताओं का भी सामना करना पड़ा जो निम्न प्रकार है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि तो हुई लेकिन बहुत धीमी गति से, क्षेत्रीय असंतुलन हुआ, मूल्य वृद्धि हो गई, बेरोजगारी में वृद्धि हुई क्योंकि नियोजन की पूर्णता के साथ ही जनसंख्या का भी निरंतर विस्तार होता जा रहा है, जिसे हमें बेरोजगारी का सामना करना पड़ा और बेरोजगारी की संख्या में वृद्धि हो गई। आय व धन की असमानता में वृद्धि हुई, सार्वजनिक उद्योगों में भी हमें असफलता हासिल हुई। इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और भारतीय योजना आयोग द्वारा जनवरी 2003 में इंडिया विजन 2020 के नाम से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया गया। इसी दस्तावेज के अनुसार भारत सन 2020 तक विकसित देशों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाएगा। फलतः देश में बेरोजगारी, गरीबी, निरक्षरता पूर्णतः दूर हो जाएगी। योजना आयोग का अनुमान है कि सन 2020 तक देश की 135 करोड़ जनसंख्या बेहतर पोषित, अच्छे रहन सहन के स्तर वाली, पूर्णतः स्वस्थ तथा अधिक औसत वाली होगी और यह लक्ष्य हम प्राप्त करने के बिल्कुल करीब ही हैं। बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि आर्थिक विकास किन किन मायनों में, अवधारणाओं में हमने माना है और आर्थिक विकास में हमें कौन कौन सी नियोजन में असफलताएं मिली। यह अध्याय पूर्ण रूप से आपको समझने के लिए कुछ अभ्यास के प्रश्न करना आवश्यक है, जो इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, वाणिज्यवाद के अनुसार आर्थिक विकास का क्या अर्थ है? राष्ट्रीय आय की गणना किस समय अवधि में की जाती है? अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक की गणना किसके आधार पर की जाती है? विश्व बैंक के अनुसार विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय कितनी होनी चाहिए? अगला, आर्थिक विकास की माप के प्रमुख मापदंड कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय आय क्या है वह इसे कैसे ज्ञात किया जाता है? आपको सूत्र लिखना है। प्रति व्यक्ति आय क्या है, इसकी गणना का सूत्र लिखिए। मानव विकास के संकेत तक बनाने का मुख्य उद्देश्य लिखिए। भारत के विकसित एवं विकासशील राज्यों की सूची बनाइए। इंडिया विजन 2020 क्या है, यह आपको लिखना है। बच्चों, अगर यह प्रश्न आप हल कर लेते हैं तो यह अध्याय आपको बहुत अच्छे से याद
हो जाएगा। जय हिंद बच्चों।